स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो आप लोगों के सिलेबस में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं उन सब के आपने फंक्शन करने हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के मैं नेम लिख देती हूँ। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, लिखो, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइजोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो मेन प्लास्टिड लिखेंगे भाई, प्लास्टिड के अंदर आता है प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। ओके, तो भाई सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, इनमें से सिर्फ इसे छोड़ के बाकी जो सारे हैं ये यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं बेटा। ये सारे, बस ये होता है ऑल मेम्ब्रेन बाउंड। ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, एब्सेंट इन यूकैरियोट ओ प्रोकैरियोट्स। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यानी ये सारे के सारे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पुराने टाइप की जो सेल है, जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले आई थी, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रो का मतलब क्या है, पुराना। प्रो का मतलब क्या है, पुराने टाइप की सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। उसके अंदर क्या होता है, एक नेक्ड डीएनए पड़ा होता है, और क्या होता है, राइबोसोम पड़ा होता है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बता देती हूँ। प्रोकैरियोट, हाँ जी बेटा, क्या जी, सेल क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सारी सेल्स हैं, ये सब सेल्स, सेल से मिलके बना हुआ है सब कुछ। ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, क्या होता है सेल, सेल क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है भाई, यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल, देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए सेल आया वर्ड कहां से। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। ओके, कौन था, रॉबर्ट। चलो मैं बताती हूँ, पहले अपन प्रोकैरियोट के बारे में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सारा बताती हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोट क्या है, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनल्स। नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनल, और हम क्या कहेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट। डीएनए होता है एक नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए का मतलब क्या होता है भी, जिसके नग्न, नेक्ड का मतलब क्या होता है,
विदाउट एनी कवरिंग। ओके, क्या होता है? विदाउट एनी कवरिंग। तो नेक्ड डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। आवाज दीदार वाई की हो गया? रोशनी कहाँ चली गई थी? अंधेरा अंधेरा रहता है फिर यहाँ पे। आजा, एक्टिव रहोगे। सेट। आवाज आ रही है भाई? हेलो, क्या कह रहे हैं? ओके, देखो, सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर पहले जो सेल आई, सबसे पहले जो सेल आई वो कौन सी थी? प्रोकैरियोट। सबसे पहले जो सेल आई वो कौन सी सेल आई? प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, यानी सबसे पुरानी सेल। सबसे पहले जो अर्थ पे सेल आई उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। और आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? प्रोकैरियोट की एग्जांपल दो भाई। अर्थ के ऊपर सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया। और कौन आया था? साइनोबैक्टीरिया। कौन आया था? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो भाई आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूं कहेंगे इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या कुछ भी दिया हो सकता है, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन चेंज कर दिए, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोट का फीचर देखो, जब हम प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? भी सेल क्या होती है? इस तरीके से एक डिब्बा सा होता है। मतलब अगर हम अपनी किसी सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें इस टाइप से दिखेगी। क्या करेंगे? मान लो आप यहाँ से कोई सेल ले ली, या फिर चिक के अंदर से कोई सेल ली जाती है, किसी स्पून वगैरह से ले लेते हैं जब हमें लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं। ठीक है, सेल ले ली, लेने के बाद क्या होएगा? आपको एक वॉच ग्लास दिया जाता है जिसमें पानी भरा होता है, उसके अंदर आप उस सेल को डाल दोगे। डालने के बाद मतलब वो स्पून ही रख दोगे, हमें कौन सा दिखेगी? दिखेगी तो है नहीं, स्पून रख दी हमने, उस पानी के अंदर ऐसे ऐसे कर देंगे। देन उसके बाद में हम डालते हैं सेफ्रेनिन। क्या डालते हैं? सेफ्रेनिन, पिंक से कलर का होता है, वो डालेंगे। डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, फिर हम उसको वहां से निकालेंगे, एक क्या है स्लाइड के ऊपर रखेंगे, फिर उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कांच की एक है ना कवर स्लिप होती है वो लगा देते हैं, ताकि एयर बबल्स ना आए। एयर बबल्स आ गए ना तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बड़े बड़े खाली ऐसे ना खाने से दिखने शुरू हो जाते हैं, बबल से दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेल ऐसी दिखती है। ठीक है, पिंकिश सी दिखेगी, सब कुछ साफ साफ दिखेगा बिल्कुल। तो प्रोकैरियोट को अगर देखोगे, प्रोकैरियोट को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा? ऐसे एक चौरस सा डब्बा सा दिखेगा, उसके अंदर आपको यूं लगेगा कि जैसे कुछ भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल प्लाज्मा। सेल का प्लाज्मा, सेल में कोई लिक्विड भरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और यहां पर एक डीएनए पड़ा होगा भाई,
यहाँ पे इस तरीके से क्या है, एक डीएनए पड़ा होगा, कोई क्रोमोसोम नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है, सीधा एक क्या पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है। डीएनए सबको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, ठीक है, मूवीज वगैरह में सुनते हैं ना, डीएनए टेस्ट करवाते हैं या कुछ, है ना। तो डीएनए यहाँ पे पड़ा होता है। इस डीएनए, इस नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए है ना बिना किसी कवरिंग के ऐसे ही पड़ा है, बिना किसी कवरिंग के ऐसे ही पड़ा है। तो इस नेक्ड डीएनए को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, ये 9th क्लास में दिया हुआ है। तो अपना स्टार्ट आज ही है, अच्छा अच्छा बोलिए ठीक है। देखो 7th 8th में तो सेल के बारे में क्या दिया हुआ है, बस एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, नथिंग, ठीक है। ओ वो देखो अब इन पेपरों में आना बंद हो गया है। भी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलती है, सबको पता है, राइस है, वीट है ना, ग्रेन्स हैं, सबको पता है। प्रोटीन किससे मिलता है, दालों से मिलता है। अब ये क्वेश्चन आने बंद हो गए। आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है न्यूट्रिशन, बट न्यूट्रिशन के ऊपर तुम देख लो पेपर उठा के, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ मैं क्या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस नहीं आते कि राइस में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, दालों में है। न्यूट्रिशन में जैसे वो अलग टॉपिक है। सबसे पहले बेस अपना क्या है, सेल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में पता हो, वो तो अलग टॉपिक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर वो तो लाइफ प्रोसेस में आ जाएगा। तब हम सारे शुरू करेंगे तो फिर उसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे लगातार चलाएंगे, है ना। अभी सेल के बारे में हम सीख लेते हैं ताकि सेल वाला जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद में वो तो अलग शुरू करेंगे। 6th 7th में डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं दिया हुआ, वो तो 10th में दिया हुआ है सीधा, वो तो ऐसे ही है, नॉर्मल सा, कुछ नहीं है उसमें। हाँ तो प्रोकैरियोट समझ में आया। सेल, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, डीएनए पड़ा है जिसे बोलेंगे न्यूक्लियोइड, और यहाँ पे होगा एक राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम। अब लेवल है ना, इन्होंने कुछ और ही कर दिया, समझ रहे हो। ये मत मान के चलो कि भाई 6th 7th से कोई क्वेश्चन आएगा, लेवल इन्होंने कुछ और ही कर दिया एग्जाम्स का। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, बहुत हाई फाई आने लग गए हैं। अब लो लेवल की चीजें इन्होंने छोड़ दी हैं, मतलब ऐसी आती है, सिलेबस कुछ और दिया होता है, सिलेबस में से तो आना ही नहीं है, कुछ और ही आ रहा है। तुम्हें पता ही होगा अभी एग्जाम्स जो भी हो रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है। और जो अभी ईटीटी वालों के लास्ट जो 2-3 पेपर हुए हैं, या मास्टर गाइडर्स के अब जो पेपर चल रहे हैं, ना तो ईटीटी के में से जो पेपर में दिया हुआ है वो कभी आता है, ठीक है, ना ही मास्टर कैडर में ऐसा कुछ आ रहा है, ना ही टेट्स के अंदर ऐसा कुछ भी आ रहा है। टेट में भी हाई फाई आ रहा है, तो हमें तो हाई फाई स्टडी ही करनी है, ठीक है। वैसे भी हाँ, तुम्हें टीचर ट्रेनिंग नहीं देनी, तुम्हें तो टीचर ही बनाना है सीधा तो यहाँ पे देखो, ये प्रोकैरियोट के अंदर बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है, डीएनए को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। दूसरा क्या याद रखना है, इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट के अंदर किस टाइप का राइबोसोम मिलता है, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर कॉमन होगी। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। अब यूकैरियोट्स आएंगे, हाँ बताती हूँ। यूकैरियोट्स,
यूकैरियोट्स में आएगी प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी हम लोग किसके अंदर आते हैं, हम लोग इनके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। हम किस में आते हैं, यू का मतलब क्या होता है, एडवांस। यू का मतलब क्या होता है, एडवांस, मतलब हम एडवांस टाइप के हैं। हम क्या हैं, एडवांस टाइप के हैं। हमसे ऊपर कोई आया है क्या, बोलो भाई, हमसे ऊपर कोई आया है, कोई नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या है, एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। हमारी अगर सेल की बात की जाए, हमारी अगर सेल की बात की जाए तो भाई सब कुछ होगा। साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। यानी अब देखो, एक्चुअली उस डीएनए को नेक्ड डीएनए क्यों कह रहे थे, यानी बेचारे के कपड़े ही नहीं थे, है ना उसका क्रोमोसोम था ना उसका न्यूक्लियस था। इसमें क्या है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर है डीएनए। यानी यहाँ पे कवरिंग्स है डीएनए के चारों ओर, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि डीएनए, क्या बोलेंगे, डीएनए। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म आई हुई है, क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म लिखो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, क्रोमोसोम, डीएनए। पहले आप मुझे ये बताओ, आपका फील्ड क्या है, नॉन मेडिकल है तब भी आपका कंप्यूटर साइंस, ओके। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तुम लोगों ने, हाँ ये ऐसी शेप होती है कि जस्ट ऐसी हाँ, ऐसी होती है। क्या हुआ, मेडिकल रखते तो क्या होता है, आर्ट्स रख के इतना गेन कर लिया, फिर तो सब जगह रोशनी रोशनी कर देती ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ऑल सेल ऑर्गेनल्स जो अभी मैंने लिखवाए थे, ER, गोल्जी बॉडी, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल हम राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी राइबोसोम होगा, लेकिन वो कौन सा होता है, 80S। अब मैं दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझा देती हूँ कि 70S और 80S का मतलब क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में आया था ना, आता है। अब पता है, मेरी बात सुनो, अगर आप लोग, बेटा अगर आप लोग अपने जो बीएड वालों का जो टेट होता है, अगर उसका सिलेबस देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइबर टू फैब्रिक, न्यूट्रिशन, ठीक है, और फूड फॉर लिविंग बीइंग, एंड एक और हेडिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, देन बस इतना सा साइंस का सिलेबस लिखा हुआ है। यानी सिर्फ 4 टॉपिक्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आता है। क्या आएगा, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं, ठीक है, मैग्नेट से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आता कुछ और है, लिखा हुआ वहां पे कुछ और है। तो आप सिलेबस पे मत जाओ कि भाई सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में तो 4 लाइनें लिखी है, 4 लाइनें मतलब 4 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन लगा लेंगे, 10 दिन लगा लेंगे, 10 दिन के अंदर सिलेबस नहीं हो सकता। पेपर आप देखोगे तो कुछ और दिया हुआ है और आपके सिलेबस में कुछ और दिया हुआ। अब जैसे इन्होंने देखो क्वेश्चन डाला हुआ है कि सेल के ऊपर क्वेश्चन आया था, यही वाला जो मैं न्यूक्लियोइड वगैरह वाला बता रही हूँ, ये तुम्हारे टेट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप सिलेबस उठा के देख लेना, कहीं पे भी साइंस के सिलेबस में सेल का नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं लिखा होगा कि सेल हमें करनी है, कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये देखो, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि जो पेपर बन जाता है बस बन जाता है, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब मान लो जैसे मास्टर कैडर के पेपर आए हैं
तो उनमें एमएससी लेवल तक का सिलेबस आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दिया हुआ उन्होंने कहाँ तक है, +2 तक दिया हुआ है, बोला हुआ है कि बीएससी लेवल तक थोड़ा सा आएगा, मतलब 50% है वो क्या आएगा, 70% +1 +2 का आएगा और 30% किसका आएगा, बीएससी लेवल का आएगा। लेकिन एमएससी लेवल के आ रहे हैं भाई, कौन रोकेगा, कौन जाके कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। मीन्स कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, अब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे नॉर्मल क्वेश्चंस मिले या फिर आपको इजी मिले, ठीक है, आपको हाई फाई तैयारी लेके चलनी है। हाई फाई तैयारी लेके चलोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हें हाई फाई चीजें आएंगी ना, तो नॉर्मल तो तुम अपने आप ही कर लोगे, कुछ भी नहीं बचेगा फिर उसके अंदर, क्योंकि हाई फाई सीखने के लिए नॉर्मल तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। मैंने बोला वो आपका टाइम हो गया, मैं रात को पढ़ के उसका पेपर दे आते थे, वो भी नहीं है हमारे तो का पाता है। सही बात। चलो राइबोसोम के बारे में सुनिए भाई। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम है वो 2 टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और 80S होता है यूकैरियोट्स के अंदर। अब व्हाट इज द मीन ऑफ 70S और 80S? क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, साइड में लिख लो, चाहे अपनी कहीं पर भी लिख लो। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है कि इसके चारों ओर कोई कवरिंग्स नहीं है, कोई इसके चारों ओर कोई लेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सीधा ये पड़ा है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। 70S और 80S का मतलब समझो, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो, वेट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको सेटल करना होता है, अभी कौन हैवी है और कौन लाइट है, क्या दोनों एक जैसे हैं। तो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, प्रोकैरियोट का राइबोसोम निकाल के डाल दिया, यूकैरियोट का राइबोसोम निकाल के डाल दिया, और उसको बहुत स्पीडली घुमाया जाता है। जब उसको हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे अब हम मक्खन वगैरह निकालते हैं वो चीज है ना, अभी जो हैवी मक्खन ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब उसको राइबोसोम का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक राइबोसोम है वो ऊपर रह गया और एक राइबोसोम नीचे आ गया। तो देखा एक 70S था और एक क्या है 80S है, और ये प्रोकैरियोट वाला था और ये क्या था, यूकैरियोट वाला था, ठीक है। 70 और 80 का मतलब क्या है, एक हल्का और एक क्या है, भारी था। एस का मतलब यहाँ पे इसकी यूनिट से है, जैसे हम किलोमीटर, मीटर, आर, सेकंड यूनिट्स लगाते हैं ना, उसी तरीके से राइबोसोम की डेंसिटी मेजरिंग यूनिट है एस, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेजर किया गया है। एस का मतलब यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट से है, इसकी यूनिट है, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गया 70 और 80 आपको? यस, तो ही पता चलेगा ना कौन हल्का है कौन भारी है। ओके डन भाई, चलिए नेक्स्ट इसके बाद जब राइबोसोम में मेम्ब्रेन लेस है, चाहे वो 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 30 हो, कुछ भी हो, सभी मेम्ब्रेन लेस ही होंगे, ठीक है। जब राइबोसोम ही मेम्ब्रेन लेस है तो वो चाहे कोई मर्जी हो, मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं। ओके चलिए, हाँ जी। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, बताती हूँ मैं आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। जैसे मान लो आपने यूं कहा कि आपने दालें खाई, ठीक है, दाल खाई, दाल कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी, स्टमक से कहाँ पे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा।
अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ना फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, उन्हें बोलते हैं विली, ठीक है, क्या बोलते हैं, विली। उनसे क्या है, प्रोटीन, दाल खाई है तो इसलिए मैं सिर्फ प्रोटीन की बात कर रही हूँ। प्रोटीन सारा किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ब्लड में। तो यहां से कंप्लीट डाइजेशन हो गया, विलाइज प्रेजेंट है, उनसे प्रोटीन कहां पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से प्रोटीन कहां पे जाएगा, सेल के पास चला जाएगा। सेल उसे क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, क्या करेगी, यूटिलाइज। अब मैं एक ऐसे बंदे का एग्जांपल ले रही हूं जो भाई दाल खाना पसंद ही नहीं करता, ना उसे पनीर अच्छा लगे ना उसे दाल अच्छी लगे, तो क्या करेंगे, हमारे अंदर क्या है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ। ये तो जो बंदा दाल खा रहा है वो तो सीधा ही प्रोटीन मिल रहा है और बॉडी यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, सेल यूटिलाइज कर रही है अपना काम करने में, ग्रोथ करने में, एनर्जी मिलने में, हो गया। अब कोई हमारे पास ऐसा है जिसको दाल पसंद ही नहीं है, वो तो कहता है दाल तो मैंने खानी ही नहीं है, ना ही मैंने पनीर खाना है, तो प्रोटीन का सोर्स क्या बचा, कुछ भी नहीं। रोटी खा ली, उसमें प्रोटीन थोड़ी ना होता, वो तो कार्बोहाइड्रेट है। दही के साथ खा ली, दही में भी कोई प्रोटीन नहीं होता, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो भाई उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो भाई राइबोसोम क्या करता है, इन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। भी आपस में जोड़ेंगे तो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे तो हमारी बॉडी उसका यूज करेगी, ओके। इन 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं और कुछ हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो दाल नहीं खाएगा, जो पनीर नहीं खाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी ग्रोथ कम होएगी, क्योंकि उसको सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पाएंगे, तो प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाएगा। हाँ, काम चलता रहेगा थोड़ा बहुत, ओके। तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स में से 7-8 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनते हैं और कुछ हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, तो उन्हें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल का मतलब जो डाइट में लेने पड़ेंगे, नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, जो डाइट में नहीं लेने पड़ते, ओके। तो अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बनेंगे, अब राइबोसोम है ना, इस टाइप से होता है बेटा, राइबोसोम इस टाइप से होता है। तो ये क्या करता है, ये इन अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स के लिए भी कोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। तो वो कोड्स रीड करते हैं, अभी अब ये अमाइनो एसिड आएगा, अब ये अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। वो थोड़ा हाई फाई है, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने मूवी देखी है पा, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मूवी है, देखिए, नहीं देखी, आज नेट पे सर्च मारियो, ठीक है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मूवी है, उसके अंदर है ना, अभिषेक बच्चन ने एक ऐसे बच्चे का रोल प्ले किया है जिसके अंदर वो छोटी उम्र के अंदर ही 80 साल के बूढ़े जैसा दिखना शुरू हो जाता है। मतलब वो होता है मे बी 8 या 10 ईयर्स का, और वो ऐसे ही लगता है कि वो 80 ईयर्स का हो गया। मतलब उसकी स्किन की सारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सारे उड़ जाते हैं, और वो थोड़े दिन जिंदा रहता है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे उसमें लास्ट में ये बताया गया था कि उसको एक ऐसी बीमारी थी, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, प्रिस्बायोपिया, पता नहीं क्या नाम था, कुछ ऐसा सा नाम था उसको कहते, ऐसा ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर हमारे अंदर अमाइनो एसिड को रीड करने के लिए ना कोड्स होते हैं, सबके अंदर 3 के कोड्स होते हैं। मतलब 3 कोड, जैसे डीएनए है ना, मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर हमारे कोड्स लगे होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 4, ठीक है। तो वो 3 के पेयर बनाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, इस तरीके से ना कोड्स बने होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड्स को रीड करते हैं। तो तीन ये एक कोड किसी अमाइनो एसिड के लिए होता है, ये एक कोड किसी अमाइनो एसिड के लिए होता है। तो उसके डीएनए में कहते एक कोड मिस हो गया था,
वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे पोल्यूशन है, या फिर वो केमिकल्स खा रहा है, या उसकी मदर को कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके डीएनए पे जो ये कोड लगे हुए थे ना, इनमें से एक कोड कहते मिस हो गया था। तो अगर एक कोड भी मिस हो गया, हम लोगों ने देखा है ना बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बाय बर्थ, होते हैं ना बहुत सारे जो नॉर्मल की तरह नहीं होते। तो हम, पता नहीं तुम लोगों ने कभी सोचा कि नहीं सोचा, मैं शुरू में जब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था तब मैं सोचती थी यार ऐसे कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब हमने इस चीज की स्टडी कर ली तो हमें पता चल गया भी डीएनए के ऊपर कोड्स लगे होते हैं, और अगर वो कोड एक भी मिसप्लेस हो गया हमारे हर एक फीचर के लिए, मतलब हमारी आईज की शेप कैसी होगी, हमारा नोज कैसा होगा, नॉर्मल बनाने के लिए हर बॉडी के ऑर्गन के लिए भी यहाँ तक कोड्स हैं, ठीक है। अगर एक भी किसी भी रीजन से मिसप्लेस हो गया तो वो सारा का सारा फ्रेम, मान लो हम ये कहें कि यहाँ से सी डिलीट हो गया, तो आगे आने वाले सारे चेंज हो गए, सारे के सारे, क्योंकि 3-3 का बनेगा तो अगला जो आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर आगे 3, फिर आगे 3, फिर आगे 3, वो सारे ही क्या है, खराब हो गए, यानी पूरा का पूरा कहते हैं बॉडी का फ्रेम ही खराब हो जाता है। देविंदर सर ने एक वीडियो बनाई हुई है डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे, वो देखना, वो बायो से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बता रखा है कि 21 नंबर क्रोमोसोम, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, हमारे अंदर क्रोमोसोम है 23 पेयर, या फिर हम क्या कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, हमारे अंदर क्या है 23 पेयर, या फिर हम क्या बोलते हैं 46 क्रोमोसोम है। उस डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 21 नंबर क्रोमोसोम है ना, वो 3 बार हो जाता है, यानी एक बढ़ गया, एक बढ़ जाता है, यानी 21 नंबर क्रोमोसोम है ना। वैसे तो हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम है सब क्या है, पेयर में है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 1 नंबर क्रोमोसोम है, वो भी पेयर में है, ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 3 नंबर क्रोमोसोम है। इस तरीके से हमारे अंदर कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। लेकिन कहते 21 नंबर क्रोमोसोम है ना, वो अगर इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई पोल्यूशन में रहते हैं, केमिकल्स है, कुछ भी है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी भी रीजन से अगर 21 नंबर क्रोमोसोम है वो 3 टाइम हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, 21 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, यानी 21 नंबर क्रोमोसोम 3 बार आते ही डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के फीचर्स सुनो, एक क्रोमोसोम बड़ा है, यानी 46 क्रोमोसोम है, कितने हो गए, 47 हो गए। एक क्रोमोसोम बड़ा है लेकिन उसकी पूरी बॉडी के सारे फीचर्स ही बदल गए। उसका क्या है, हेड फ्लैट होता है पीछे से, ठीक है, मुंह है वो राउंड सा होएगा, मुंह हमेशा खुला रहेगा, जीभ हमेशा बाहर रहेगी, फिंगर्स हैं, हथेलियां हमारे जैसी नहीं होती हैं, अजीब सी शेप की होएगी, यहाँ पे इतनी लाइनें लाइनें होएंगी, मेंटली रिटार्ड होगा, मतलब कुल मिला के हम क्या कहेंगे, सारी बॉडी के फंक्शन ही खराब हो गए सिर्फ एक क्रोमोसोम के बढ़ने से। तो क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये जो है इनको कोड कौन करता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इन चीजों का, क्रोमोसोम्स का। 47 हो जाते हैं, यानी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 47, ठीक है। तो ये है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, समझ में आया। साइको में पढ़ा था, चलो जिसमें मर्जी पढ़ाओ, तो इस टाइप से होता है। समझ में आया आपको। तुम्हें भाई, हाँ आ गया, चलो ठीक है, आपको आ रहा है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
चलो सेल ऑर्गेनेल लगाओ, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम सबसे पहले सुनो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है। क्या बोलेंगे कि ये मान लो हमारे पास एक सेल है, इसमें बीच में क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साथ कहते हर तरफ ऐसे ना एक जाल फैला होता है, ऐसे इस टाइप से क्या है? एक जाल फैला होगा। क्या नाम है? देखो एंडो का मतलब क्या होता है, पहले सुनिए। एंडो का मतलब होता है इन, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, जिसे अब मैं वेब लिख देती हूँ, ठीक है। यानी प्लाज्मा में एक जाल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? एक जाल फैला हुआ है, जिसे बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसे पंजाबी हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः प्रद्रवी जालिका, मतलब जाल, द्रव के अंदर जाल, ठीक है। तो अब देखो ये 2 टाइप की होती है ER। ER क्या होती है? 2 टाइप की। जब मैं आई थी तब यूं कहते थे पंजाबी में बताना, अब मैंने जब हिंदी पंजाबी में बोला तो ऐसे मुंह सा बना रही है कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ। जब मैं आई थी ना तब ये कहते थे साथ साथ ना पंजाबी में बताया करो, हिंदी में बताया करो। अब यूं कहते हैं कि जब पंजाबी हिंदी में बोल देती हूँ तो यूं कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है? रफ पे क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। और स्मूथ में क्या बोलोगे? राइबोसोम एब्सेंट। राइबोसोम एब्सेंट। देखो हमारे पास ER ये आपको दिख रही है। ER हमें 2 टाइप की देखने को मिलती है। वीरपाल क्या कह रही है? हंस रहे हैं? रफ ER क्या है? रफ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, यानी हम ये 2 है ना, इसमें से एक के ऊपर ऐसे राइबोसोम बना दो, दाने दाने से लगा दो, तो इसको अगर टच करेंगे तो ये हमें रफ फील होती है, यानी यू खुरदरी सी लगेगी, तो उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बोलोगे? राइबोसोम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ठीक है, यानी इधर नहीं होंगे। तो यानी ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अब आपसे फंक्शन पूछेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उस पे राइबोसोम है, क्योंकि उस पे क्या है? राइबोसोम है। स्मूथ ER के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगी, वो क्या करेगी? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड को क्या बोलते हैं? फैट। ठीक है, चलो ये आपका ER कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन कल करेंगे। राइबोसोम नहीं है तो कुछ तो करेगी, तो फैट ही बना देती है। हाँ, जिस पे राइबोसोम नहीं है वो फैट बनाएगी, जिस पे राइबोसोम है वो क्या बनाएगी? वो क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी।